नमस्कार, मैं नीलेश मंडलेचा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने एमबीए किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। पिछले 20 साल से ज़्यादा मैं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं दुनिया में कोरोना की जो समस्या है वह पूरे दुनिया में फैल चुकी है और भारत में भी इसका असर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और इसके कारण हम सब घरों के अंदर बैठे हैं और इस लॉकडाउन में बच्चे भी घर के अंदर है और ऐसे स्थिति में पेरेंटिंग के बारे में हम जो है आज बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन पेरेंटिंग को कैसे मैनेज किया जाए और ओवरऑल जनरल पेरेंटिंग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें 24 घंटे घर के अंदर बच्चों के साथ रहने की आदत नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन के पहले बच्चे जो है वह स्कूल में जाते थे, इसलिए वो पेरेंट्स से कुछ समय के लिए अलग होते थे या पेरेंट्स से वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, बाहर काम के लिए जाते थे। लेकिन आज के परिस्थिति में लॉकडाउन होने के कारण दोनों 24 घंटा घर के अंदर साथ में रह रहे हैं और ऐसे स्थिति में कैसे इस परिस्थिति को मैनेज करें इसके ऊपर हम आज फोकस करने वाले हैं। अब क्या है कि यहाँ पर हमें यह समझना जरूरी है, जब भी हम बच्चों को मैनेज करते हैं या पेरेंटिंग करते हैं, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है, वह यह है अगर हमें बच्चों को मैनेज करना है तो सबसे पहले हमें उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हमें दो मन है, एक मन है विचारों का मन और एक मन है भावनाओं का मन। हमें दोनों मन के साथ बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर हम केवल भावनाओं के विचारों के मन के साथ ही कम्युनिकेट करेंगे तो वह हमारा कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा। इसलिए हमें दोनों मन के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि केवल अगर हम विचारों के साथ बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वह कैसे इनइफेक्टिव हो सकता है। एक माँ मेरे पास अपने बच्चे को लेकर काउंसलिंग के लिए आई थी। मैं लगभग 10 साल साइकियाट्रिस्ट के साथ मैं काम कर चुका हूँ मुंबई में, और मैंने क्या देखा है मेरे अनुभव में, जब भी पेरेंट्स बच्चों के प्रॉब्लम लेके आते हैं तो 80% ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज नॉट विद द चाइल्ड बट द प्रॉब्लम इज विद द पेरेंट। वो अपने बच्चे को कैसे मैनेज कर रहे हैं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी कहा है, देयर आर नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन दिस वर्ल्ड, देयर आर प्रॉब्लम पेरेंट्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान बच्चों के जिंदगी में होता है। अब मैं जो एग्जाम्पल आपको दे रहा था उसमें एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई थी काउंसलिंग के लिए। वो कहने लग गई मुझे, मैं मेरे लड़के को 1000 बार बताया फिर भी वो नहीं समझ रहा है, फिर भी उसके समझ में नहीं आता है। फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा या एक बात उनको कही कि आपके बच्चे को 1000 बार समझाने के बाद भी आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, यह बात तो आपके समझ में आ रही है या नहीं। तो यहां पर मेरा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि उनका जो कम्युनिकेशन वो एक केवल विचारों के मन के साथ, रैशनल माइंड के साथ हो रहा था, भावनाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं था और एक नैगिंग टाइप सेम चीज दोहराकर वो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अगर हमें बच्चों तक पहुंचना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, कट
हमें बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर हमें बच्चों के साथ अगर रहना है, उनको समझना है, उनको मैनेज करना है, तो हमें बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनके साथ इमोशनल जो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है वह अगर हम करेंगे तो वहाँ पर वो ये हो सकता है। बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट अगर आप रखते हैं तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। वी आर अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज वी आर गेटिंग सम कॉल्स। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर सब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे तो एक बात महत्वपूर्ण है, तो ये कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वह प्लेजर प्रिंसिपल में से फंक्शन करते हैं। हम अगर देखते हैं तो लगभग 5 से 6 साल तक जो बच्चे हैं, यह प्रोग्राम जो है यह मॉन्टेसरी के जो बच्चे हैं या उससे थोड़े बच्चे बड़े हैं, वह संस्था ने मतलब आयोजित किया है। तो इसलिए मैं बच्चों के ऊपर फोकस, यहाँ पर छोटे बच्चों के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाला हूँ आज के प्रोग्राम में। तो वो बच्चों की जो भावनाएं है वह समझने के लिए महत्वपूर्ण यह समझना जरूरी है कि यह जो बच्चे होते हैं 5 साल तक या 6 साल तक, सिगमंड फ्रॉइड जो है वो क्या कहते हैं, यह बच्चे जो है वह प्लेजर प्रिंसिपल में से फंक्शन करते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल में से नहीं। यह बात को समझना बहुत जरूरी है। मतलब अगर बच्चे को रात में 2:30 बजे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, वह जो है वह रात में 2:30 बजे आई, उसको यह नहीं पता होता है कि अभी रात का जो समय है वो 2:30 बज चुका है और बाहर अभी आइसक्रीम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बच्चा प्लेजर प्रिंसिपल में से फंक्शन करता है। तो यहां पर यह समझना जरूरी है कि हमें बच्चों की अगर भावना समझनी है तो क्या करना पड़ेगा। एम्पथी जिसे कहते हैं, एम्पथी का अर्थ क्या है? मुझे सबसे पहले मैं अगर अपने सामने वाले व्यक्ति के जगह पे होता था तो मुझे क्या फील होता था, क्या महसूस होता था, इस बात को समझना बहुत यहाँ पर जरूरी है। मुझे सामने वाले व्यक्ति के जगह पर रखना है, और मैं अगर उस व्यक्ति के जगह पर होता था या होती थी तो फिर उस चीज मुझे क्या महसूस होता था, यह भावना समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, मुझे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट करना है। मतलब क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर मैं आपको कुछ यहाँ पर निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और यह बच्चे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मुझे क्या करना जरूरी है, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलकर बच्चे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना जरूरी है अगर मुझे बच्चे की भावना समझनी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, यहां पर जरूरी यह है कि मुझे मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट करना, बच्चों के जगह पे रखना और उनको क्या फील होता होगा यह बात को समझना। अब यहां पर मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी लॉकडाउन में जो है पेरेंट्स को इस बात को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है कि बच्चों को अभी लॉकडाउन के कारण उनको बोर हो रहा है, उनको लगता है कि मैं कब बाहर जाऊं और कब खेलूं और कब अपने दोस्तों के साथ अपने फिर से एंजॉय करूं। और इस बात को पेरेंट्स को एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उसको शब्द देना जरूरी है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे कह सकते हैं कि हाँ, कि मुझे पता है कि बहुत बोर हो रहा है ना, तुम्हें घर में बैठ के तुम्हारा मन करता है ना कि तुम बाहर जाओ और खेलो कूदो, गार्डन में जाओ, घूमो, जैसे हम पहले घूमते थे वैसा ही तुम्हें लगता है ना कि हम बाहर जाना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, मौज करना चाहिए, और ऐसा लॉकडाउन के कारण तुम्हें घर में बैठना पड़ रहा है, इसके कारण तुम्हें बहुत बुरा हो रहा है ना, बुरा लग रहा है ना, बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें ये बर्दाश्त करते समय। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं समझ सकता हूं। तो इस तरह से अगर आप बच्चों की भावना समझने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, आप फिर बच्चे के भावना के मन के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं तो केवल आप
विचारों के मन के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहां पर देना चाहूंगा, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चों को अगर डील करना है या मैनेज करना है तो भावनाओं को समझना। एक घर में ऐसा हुआ कि छोटा बच्चा था 4.5 साल का। वो अपने माँ बाप के पास आया, माँ के पास आया और पप्पा के पास आया और कहने लगा, पप्पा पप्पा मेरा ये पपी जो है, वो कुत्ते का जो बच्चा है, वो पपी, उसका डेथ हो गया, वो मर गया। और वो सही में मर गया था। अब बच्चा जो है वो जो है बिल्कुल सैड फील कर रहा है, रो रहा है। तो पेरेंट्स ने कैसे रिस्पॉन्स देते? कुछ पेरेंट्स कहते हैं कुछ नहीं बेटा, डरो मत, हम दूसरा लेके देंगे। कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा मौत ये जिंदगी की सच्चाई होती है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें, चलो हम खेलते हैं, अभी खिलौना देता हूं मैं तुम्हें, या चलो मैं, बच्चों का ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं बेटा जीवन में ये सब कुछ होता ही है, अप्स एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब यहां पर अगर देखेंगे तो एक भी रिस्पॉन्स पेरेंट का, अलग अलग रिस्पॉन्स करते हैं पेरेंट, एक भी रिस्पॉन्स बच्चे की भावना नहीं समझ रहा है। अब बच्चे को यहां पर क्या लग रहा है? देखिए, बच्चे को ऐसा लग रहा है, आप कैसे उसकी भावना समझ सकते हैं कि मुझे पता है कि तुम उस पपी के साथ बहुत खेलते थे, तुम कितने घुल मिल गए थे उसके साथ, उसके बगैर तुम खाना भी नहीं खाते थे, जैसे स्कूल से आते थे पहले पूछते थे कि वो पपी किधर है, और कितनी मौज मस्ती तुम करते थे, कितना समय तुम उसके साथ बिताते थे, उसको साथ में लेकर सोते थे, और वो अचानक ऐसा चला जाने के कारण तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत रोना आ रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना। तो बच्चा जब कहेगा हाँ हाँ हाँ, तो समझ जाना चाहिए कि आपका जो टॉक है बच्चे के साथ वो हार्ट टू हार्ट हो रहा है। नहीं तो अधिकतर समय पेरेंट्स का टॉक हेड टू हेड होता है। दैट मीन्स वो केवल रैशनल या थिंकिंग माइंड के साथ ही कम्युनिकेट करते हैं, इमोशनल माइंड के साथ नहीं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहां पर गलती या गड़बड़ क्या हो रही है। हम दूसरा लाके देंगे तुम्हें बच्चा, कुत्ते का या पपी, वो कोई कमोडिटी थोड़ी है। यहां पर क्या हो रहा है, यह जो है ये पेरेंट्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, एडल्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो अपने आप को बच्चे की जगह पर शिफ्ट नहीं कर पाए हैं, और उसके कारण भी यह जो है वो अपने बच्चे की भावना नहीं समझ रहे हैं। और क्या होता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं मौत या जीवन की सच्चाई होती है। यह बात जो है, यह बात अभी फिलॉसफी कहने की नहीं है। जब हम भावना समझते हैं तो इस वक्त सामने वाले व्यक्ति को क्या लग रहा है, क्या मन में भावना है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहां पर फिलॉसफी देने का या लेक्चर देने का यह समय नहीं है, या डिस्ट्रैक्ट करने का भी यह समय नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है कि उस बच्चे को समझना, उस बच्चे के भावना के मन के साथ कम्युनिकेट करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीवन में अगर सफल या असफल होना है तो 80% भावनाएं महत्वपूर्ण है, और 20% जो है वो विचारों का मन महत्वपूर्ण है। मतलब IQ 20% कॉन्ट्रीब्यूट, और EQ इमोशनल क्वेश्चन जो है वो 80% इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को पेरेंट्स को गौर करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। एक घर में ऐसे हुआ कि बच्चा जो है वो उल्टी कर रहा है, जिसे हम कहते हैं, और उसकी माँ जो है उसको कह रही है तुम्हें बोला था ना कि तुम बाहर का मत खाओ। अब यह समय नहीं है, यह तुम अच्छी तरह से अपनी केयर करो, अब यह समय नहीं है। फर्स्ट उस बच्चे को समझो, वो बच्चा अभी वोमिट कर रहा है, उस बच्चे की भावना को समझो कि उसे जो दर्द हो रहा है उसकी तकलीफ को समझो। बाद में आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, लेकिन अगर आप भावना नहीं समझेंगे और डायरेक्ट आप उसको लेक्चर देने जाएंगे तो फिर आपके बॉन्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। एक घर में ऐसा हुआ, अब बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते उसे प्यास लगी, तो उसने क्या किया, जल्दी से पानी पिया। तो क्या हुआ, कुछ पानी के जो बूंदे हैं वो श्वास नलिका में गई और वो खांसने लग गया। तो फौरन पेरेंट्स क्या कहने लग गए, क्या रे तुम्हें समझता नहीं है क्या, हाँ धीरे से पीने के लिए क्या होता है। अब यहां पर देखिए, आपको जो कहना है वो बाद में कहिए, पहले
वो बच्चे को जो तकलीफ हो रही है उसके प्रति आप अगर भावना नहीं समझेंगे, एम्पैथी को नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम है। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। एक घर में ऐसा हुआ कि बच्चा जो है वो आगे चल रहा था पेरेंट्स के साथ साथ रास्ते के ऊपर, और बच्चा थोड़ा उछल कूद के चल रहा था। पेरेंट्स ने उसे बोला, बेटा ठीक ढंग से चलो, हाँ आराम से चलो नहीं तो गिरोगे। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि बच्चा थोड़ा आगे उछलते कूदते चल रहा था और गिर गया, तो उसे लगा तो वो थोड़ा रोने लग गया। तो पेरेंट्स ने उसे पहले क्या बोला, तुम्हें बोला था कि नहीं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए उसे जो लगा है उस भावनाओं को पहले समझिए, बाद में बच्चे को क्या हुआ है वो बाद में बताइए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे साथ हुआ। मेरी बच्ची जो है लड़की सारा, वह जब छोटी थी तब उसको मैं दादर के पास प्रभादेवी नाम का एरिया है वहां पर लेके गया था मेले में, और उसे एक योयो बहुत पसंद आया। वो पिंक कलर का योयो था, मैंने वो लिया करके लिया, मैंने दिया क्योंकि आई नो वो बहुत एक्साइटेड थी। फिर हम लोग घर पे आ रहे थे, तो घर पे निकले तो उसने कहा, पप्पा आई वॉन्ट टू होल्ड दिस इन माई हैंड, मैं मेरे हाथों में इसको रखना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उसे कहा, बेटा वो गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है गिरने की। नहीं नहीं, आई विल होल्ड इट प्रॉपर्ली। सो ठीक है, फिर मैंने कहा होल्ड करो। फिर हम लोग बाइक के ऊपर से, मेरे एक्टिवा के ऊपर से जब हम घर पर आ रहे थे, जब तक हम दादर में प्लाजा सिनेमा तक पहुंचे, तब क्या हुआ कि वो जो है वह उसके हाथ से गिर चुका था और वो रोने लग गए। अब यूजुअल रिस्पॉन्स क्या होता है पेरेंट्स का, तुम्हें बोला था कि नहीं। अब यहां पर मुझे भी वैसा टेम्पटेशन हुआ, पर मैंने बिल्कुल वैसा नहीं कहा। मैंने उसे कहा कि मुझे पता है तुम कितनी एक्साइटेड थी, वो पिंक कलर का योयो तुम्हें कितना पसंद आया था, एंड आई नो यू लव पिंक कलर, और ऐसा वो अचानक रास्ते में गिरने के कारण तुम्हें अभी वो खेलने को नहीं मिलेगा, इसके कारण तुम्हें बहुत दुख हो रहा है ना, दर्द हो रहा है ना, रोना आ रहा है ना। हाँ पप्पा, और मैं तुम्हें डांटूंगा इसका भी डर लग रहा है ना बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूंगा। और फिर क्या हुआ, यहाँ पर घर पे आते आते तक वो शांत हो गई। फिर 5-6 दिन के बाद हम फिर किधर घूमने गए। फिर क्या हुआ, मैंने फिर से उसे कुछ परचेज किया। फिर वो मुझे कहने लग गई, पप्पा आई वॉन्ट टू होल्ड इन माई हैंड, बाइक के ऊपर। मैं बोला, बेटा उस दिन गिरा था याद है। तो हाँ, नो आई कीप इट इन द डिक्की। सो इंपॉर्टेंट क्या है, इमीडिएट सॉल्यूशन के ऊपर कई बार नहीं जाना है हमें। क्या होता है पेरेंट्स को कि प्रॉब्लम दिखा कि वो इमीडिएट सॉल्यूशन, लेक्चर या फिर फिलॉसफी बताने की कोशिश करते हैं, और फिर बच्चों के साथ जो बॉन्ड तैयार होना चाहिए वो होने में दिक्कतें आती है। अब क्या है, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स भी, और एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी लड़की जब छोटी थी तब उसे मैंने बलून लाया, और वो बलून बड़ा बलून था। अब सवेरे होते होते क्या हो गया उसका, मेरी लड़की ने बोला, पापा ये बलून तो बड़ा था, छोटा कैसे हो गया। मैंने भी बोला, हाँ बेटा वो बड़ा था, छोटा कैसे हो गया। तुम्हें बड़ा चाहिए ना, हाँ बड़ा चाहिए। मैंने उसे ये नहीं बताया साइंटिफिक रीजन कि उससे हवा निकल गया है, बाद में। सो इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए बच्चे हमें पल पल मौका देते हैं अपनी भावनाओं को समझने का, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि ये अगर इस प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, 50% तो ये भावना समझना, बच्चे को समझना। अगर आप ये समझ पाएंगे तो दूसरी बातें आप प्रॉपर ढंग से मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपका एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट तैयार होगा। मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि कैसे भावना को डिनाई किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है। बच्चा जो है वो कह रहा है, मम्मी मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड। क्या है कि मां क्या बोल रही है, सो यू आर स्टिल फीलिंग टायर्ड इवन दो यू जस्ट नैप्ड। अभी सोए थे और ऐसे कैसे थक गए तुम। तो यहां पर डिनाई हो रहा है फीलिंग बच्चे का। यहां पर और एक एग्जांपल देखते हैं, मम्मी यहां पर मुझे गर्मी लग रही है। बच्चा बोल रहा है मां से, मां क्या बोल रही है, और ये जो है फॉर यू इट्स नॉट, मुझे ठंड लग। एग्जाम्पल, बच्चा बोल रहा है वो टीवी शो है ना बहुत बोरिंग है। मां क्या बोलती है, नहीं नहीं वो बोरिंग नहीं है, आई कैन सी
यू डिडंट केयर मच फॉर दैट शो, आप उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, यू डिडंट केयर। सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पेरेंट्स बच्चे के फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कैसे डिनाई करते हैं। बच्चा क्या हुआ कि उसे और एक सिबलिंग आया घर के अंदर, छोटा बच्चे का जन्म हुआ, तो बच्चा बोलता है आई डोंट लाइक न्यू बेबी। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, दैट्स नॉट सो, आई नो इन योर हार्ट यू रियली लव द बेबी। यहां पर अगेन, यहां पर डिनाइल हो रहा है फीलिंग का। अगेन बच्चा क्या बोलता है, सेकंड एग्जांपल, I had done birthday party after you went all out to make in wonderful day. So बच्चा बोलता है, so parents कैसे डिनाई कर रहे हैं यहाँ पर फीलिंग, यू नो, important. What you are talking about? You had a wonderful party. आप कैसे बोल सकते हो बर्थडे पार्टी डम थी करके, एकदम जबरदस्त थी, यू नो, क्या बात कर रहे हैं आप, आइसक्रीम बर्थडे। Well, that's the last party you will ever have. यहाँ पर धमकर भी रहे हैं कि इसके बाद पार्टी नहीं होगा। अब क्या है देखिए, एग्जाम्पल देखिए, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चाइल्ड, आई एम नॉट वियरिंग माई बाइक प्लेट यू नो एनी मोर, इट हर्ट्स मी, आई डोंट केयर व्हाट ऑर्थोडेंटिस्ट से। सो यू नो, यहाँ पर ये डेंटिस्ट का कुछ जो है लगाने का कैप, वो जो बोल रहे हैं, तो वो बच्चा बोल रहा है कि वो मुझे हर्ट हो रहा है। पेरेंट्स कैसे डिनाई कर रहे हैं, योर बाइक प्लेट कांट हर्ट दैट मच, तुम्हें नहीं हर्ट हो रहा है इतना। आफ्टर ऑल द मनी वी हैव इन्वेस्टेड इन योर माउथ, you will wear that thing whether you like it or not, तुम्हें खाना ही पड़ेगा। So यहाँ पर पेरेंट्स फीलिंग डिनाई कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स कह सकते थे, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें दर्द हो रहा है, दुखता है ना, वो मैंने भी जब किया था ना तभी मुझे भी होता था दर्द। इस तरह से फीलिंग समझना बहुत जरूरी है। और एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। चाइल्ड, आई एम सो मैड, 2 minutes late for gym and the teacher kicked me off of the team. So important क्या है, टीम किक कर गया। तो यहाँ पर पेरेंट्स कैसे डिनाई कर रहे हैं, यू हैव नो राइट टू बी मैड एट टीचर, इट्स योर फॉल्ट, यू शुड हैव बीन ऑन टाइम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो डैनियल गोलमैन ने क्या कहा है, देयर इज अ कॉग्निटिव ओवर डेवलपमेंट इन सोसाइटी एंड इमोशनल इमैच्योरिटी। तो इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, यह इमोशंस को समझना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप लॉकडाउन में, आपको बहुत ही अच्छा मौका है कि बच्चे के फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए कि उसे बोर हो रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है और खेलने का मन कर रहा है बाहर जाकर। इस फीलिंग को बार बार आपको एम्पैथाइज करना इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे और भी कुछ बातें करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। अब देखिए क्या है, आज के जो बच्चे हैं, आज का जो जनरेशन है, उसमें हमसे ज्यादा अवेयरनेस है। अगर हम X है तो वह 10X है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहूंगा। मैं जब छोटा था, हम 3 भाई हैं, मेरे पिताजी एक ही कपड़ा लाते थे और हम तीनों बैंड वाले बन जाते थे। लेकिन मेरी लड़की जब छोटी थी, मैंने देखा 2-3 साल की, तो पप्पा मुझे ये ड्रेस नहीं ये चाहिए, ये शूज नहीं ये चाहिए। तो यह जो अवेयरनेस है, यह अवेयरनेस हमसे ज्यादा है। मैं जब छोटा था तब क्या होता था, रास्ते से जब कोई कार जा रही है, गाड़ी जा रही है, तो मैं बोलता था नीली गाड़ी जा रही है, सफेद गाड़ी जा रही है, अब काली गाड़ी जा रही है। आज का बच्चा ब्रांड आपको बताएगा क्योंकि उसका अवेयरनेस ज्यादा है। अवेयरनेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि मैं जब छोटा था तब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी ये सारी चीजें, टेलीफोन भी इतना नहीं था, लगभग ना के बराबर था। तो इंपॉर्टेंट ये बात को समझना जरूरी है कि आज का जो बच्चा है इन सारी चीजों को एक्सपोज्ड है, इसलिए उस बच्चे में अपने बारे में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। तो यह अवेयरनेस जो है इंपॉर्टेंट यह है। लेकिन यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम पेरेंट्स कैसे बनते हैं। जो टेक्निक्स या जो बातें हमें बड़ा करने के लिए हमारे पेरेंट्स ने यूज की है बचपन से,
मोर और लेस वही टेक्निक्स, वही बातें हम आज फिर हमारे बच्चे के साथ यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन मैंने अभी ऑलरेडी कहा कि हम जब थे छोटे तब हमारे अंदर इतना अवेयरनेस नहीं था। आज के बच्चों में अवेयरनेस ज्यादा है, इसलिए हमें हमारा कुछ हैंडल करने का स्टाइल और टेक्निक बदलने की जरूरत है। अब वो क्या और कैसे, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज क्या हो रही है, देखिए यहां पर पहले अभी जैसे मैंने कहा हम 3 भाई है, मेरी बीबी जो है उसके भी 2 भाई है, मतलब वो भी 3 लोग हैं। अभी क्या होता है, पहले 3 या 4 बच्चे होते थे, अभी यूजुअली एक ही बच्चा होता है या ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, पेरेंट्स का एक्सेसिव फोकस जो है वह बच्चों के ऊपर हो रहा है। सो पूरा फोकस, या जो फिर क्या हो रहा है, देखिए पहले जो टेंशन होता था या स्ट्रेस होता था पेरेंट्स का, वो 3 बच्चों में, 4 बच्चों में, 5 बच्चों में डिवाइड हो जाता था। अब क्या हो रहा है, वो पूरा फोकस एक ही बच्चे के ऊपर आ रहा है। इसके कारण उस बच्चे के ऊपर क्या हो रहा है, एक तरह का प्रेशर आ रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए, एंजाइटी बहुत बढ़ गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक माँ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई थी, मतलब उसने मुझे फोन से ही, पहले हमने बात करना शुरू किया, बाद में वो काउंसलिंग के लिए फोन पर उसने मुझे क्या कहा कि मेरी लड़की बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, मेरी लड़की का कंसंट्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती है, और वह जो है वो जो टास्क है बराबर से कंप्लीट नहीं करती है। और कंटिन्यूअस मुझे 5 मिनट तक वो माँ जो है वो अपनी लड़की क्या नहीं कर पाती इसके बारे में बता रही थी। फिर मैंने उनको पूछा, आपके लड़की की उम्र क्या है? तो उस माँ ने कहा 2.25 साल या 2.5 साल। अब आप देखिए 2.5 साल के बच्चे से ये पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, ओवर एक्सपेक्टेशन है अगर आप देखेंगे तो, और उसके कारण वो जो पेरेंटल एंजाइटी है, वह एंजाइटी अनजाने में बच्चे के ऊपर ट्रांसफर हो रही है। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक ही बच्चा या 2 ही बच्चे होने के कारण उनको सब कुछ एक्सेसिव प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्सेसिव प्रोवाइड करने के कारण उनको क्या होता है, उसकी वैल्यू फिर नहीं रहती है। कुछ भी पेरेंट्स कहते हैं अरे बच्चों को वैल्यू नहीं है क्योंकि आप एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और काफी पेरेंट्स आज क्या देखा है मैंने, बच्चों को एक्सेस प्रोवाइड करके ओवर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर बच्चे को है ना वो एक गहना समझ रहे हैं, गहने की जगह वो कपाट के अंदर होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, ओवर प्रोटेक्ट। कोई पेरेंट्स का क्या होता है, अरे मुझे नहीं मिला ना, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा बचपन में, तो फिर मैं इजी बच्चे को दे दूंगा। फिर क्या होता है, उसकी वजह से उस बच्चे को उसकी कीमत नहीं रहती है। और उसके बाद क्या होता है, कई बार आज के पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है बच्चे के बारे में, पॉसेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव। इसका एक निगेटिव आउटकम क्या हो रहा है कि काफी बच्चों में लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस डेवलप हो गया है। बचपन से ही लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, पेरेंट्स ने ही ऐसा एटमॉस्फेयर घर के अंदर क्रिएट किया है जिससे लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। फिर क्या होता है, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में बच्चों को इजी चाहिए, फटाफट चाहिए, कम से कम एफर्ट्स में चाहिए, विदाउट एफर्ट्स अगर मिल गया तो बहुत अच्छा है। और फिर क्या होता है, मन के खिलाफ कुछ चीज हुई तो ये बच्चे फिर बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, ना सुनने की आदत नहीं है। यह सारी प्रॉब्लम्स जो है, यह एक्चुअल पेरेंटिंग का जो स्टाइल है उसमें से भी यह डेवलप होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ना कहना बच्चे को और उसके बारे में उसको वो मैनेज करने को लगाना, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब यहां पर हमें यह समझना जरूरी है, क्योंकि हम लॉकडाउन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, कि लॉकडाउन के कारण जो लोग घर में है उनमें एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि हमें बाहर नहीं जाने मिल रहा है, हम लोगों से कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, और इस वैक्यूम को समझना बहुत जरूरी है। एक शब्द है, डॉक्टर एरिक बर्न जो है उन्होंने यूज किया है, उसे कहते हैं वो स्ट्रोक्स।
स्ट्रोक्स मतलब क्या? गिविंग अटेंशन एंड गेटिंग अटेंशन, एक दूसरे को अटेंशन देना। अब क्या हो गया है, हम घरों के अंदर बैठने के कारण हुआ ऐसा है कि हमारा बाहर की दुनिया से संबंध कट हो चुका है, और इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा अटेंशन जो है, हमें जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहर जाने से जो अटेंशन क्रिएट होता था उससे हमारा जो वैक्यूम है, क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति में अटेंशन हंगर है, अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, बच्चों को, छोटे बच्चों को अप टू 10 ईयर ओल्ड। तो यहां पर ये जरूरी है, समझो कोई बच्चे का जन्म हुआ और उसको वैसे ही छोड़ दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स अटेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, हमें भी अटेंशन की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट इस बात को यहां पर समझना जरूरी है कि जब हमें पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता है, पॉजिटिव अटेंशन आइडियली चाहिए, जब हमें पॉजिटिव अटेंशन नहीं मिलता है तब क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है बच्चों में और बड़ों में निगेटिव अटेंशन इनवाइट करने की। तो डॉक्टर एरिक बर्न इसके बारे में कहते हैं, व्हेन आई डोंट गेट अ किस, तो फिर क्या होता है, किक देन आई विल इनवाइट। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसा ये क्या है कि एक ऐसे घर में मैंने देखा हुआ है कुछ लोगों में, या एग्जांपल भी मैंने ऑब्जर्व किए हुए। एक घर में ऐसा हुआ, मेहमान आए, मेहमान से बड़े बात करने लग गए। घर में बच्चा था, बच्चा कहने लग गया मैं भी आपको डांस करके दिखाता हूं। पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं, जब बड़े बात करते हैं ना, छोटे बीच में नहीं बोलते, आप चुपचाप वहां पर ही बैठे रहो। फिर क्या हुआ कि थोड़े देर के इंटरप्शन, कुछ सवाल है? फिर से हमारा विषय शुरू करते हैं। तो बच्चा कहने लग गया मैं डांस करके दिखाता हूं। पेरेंट्स ने कहा कि आप शांत बैठ जाओ वहां पर। फिर हुआ ऐसा कि बच्चा कहने लग गया मैं एनिमल शो करके दिखाता हूं, हाँ, यहां पर। तो फिर हुआ ऐसा कि पेरेंट्स ने कहा नहीं नहीं बेटा चुप बैठो, शांत बैठो। बच्चे ने कहा मैं अभी है ना आपको ड्राइंग करके दिखाता हूं। पेरेंट्स ने कहा नहीं 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 बेटा शांत बैठो। फिर हुआ ऐसा कि बच्चे ने क्या किया, फिर कुछ चीज तोड़ फोड़ के रख दी। अब वो जब तोड़ फोड़ के रखी तो फिर पेरेंट्स ने अच्छा अटेंशन दिया, मतलब अच्छी उसको मार पड़ी या डांट पड़ी। तो यहां पर देखिए यह एग्जाम्पल हमें क्या दिखाता है कि बच्चा जब कह रहा है कि भाई इज्जत से मुझे पॉजिटिव अटेंशन मांग रहा है, तब पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं। फिर बच्चा क्या बोलता है, ओके आप पॉजिटिव अटेंशन नहीं दे रहे हो तो एटलीस्ट नेगेटिव अटेंशन तो दो। तो वो नेगेटिव अटेंशन इनवाइट कर रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट यह है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन में हमारे घरों के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। उस वैक्यूम को कैसे फिल करना है उसकी मैं स्पेसिफिकली कुछ बातें यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन अगर घर में अगर पॉजिटिव अटेंशन अगर आप नहीं रहा तो फिर क्या होगा, टैंटम थ्रो करना, निगेटिव अटेंशन इनवाइट करना, यह बच्चों में। और अब मैं यह वैक्यूम को कैसे मैनेज, अब ये अटेंशन जो है, अटेंशन हंगर में कुछ इंपॉर्टेंट पहली चीज ये है, बिकॉज वी नीड टू मैनेज स्ट्रोक व्हेन यू हैव अ स्ट्रोक। जब भी क्या होता है, पॉजिटिव चीज अपने आसपास देखते हैं तो इमीडिएट उसको अप्रिशिएट करो। अगर बच्चे ने कपड़ा ढंग से पहना है, यू अप्रिशिएट। बच्चे ने अगर समय के ऊपर नहाया है, समय के ऊपर अपना ब्रेकफास्ट किया है, यू अप्रिशिएट दैट। राइटिंग अच्छा निकाला है, अप्रिशिएट दैट। क्या होता है, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वह क्रिटिकल पेरेंट होते हैं। क्रिटिकल यानी क्रिटिकल और कंट्रोलिंग पेरेंट होते हैं। क्रिटिकल मतलब क्या, वो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों के ऊपर, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स ने अगर उनको बचपन में क्रिटिसाइज किया है वो, तो फिर क्या होता है, यह पेरेंट्स वही स्टाइल कॉपी करते हैं और अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, फॉल्ट उनके अंदर फाइंड करते हैं, ओवर करेक्ट करने के लिए जाते हैं, नैक करते हैं। तब क्या होता है, एक निगेटिव स्ट्रोक दिया जाता है पेरेंट्स, और निगेटिव स्ट्रोक्स आर नॉट हेल्दी। हमें इंपॉर्टेंट यह है कि वो हम कैसे देना है, क्या देना है, निगेटिव स्ट्रोक उसके बारे में बात करेंगे। पर यहां पर यह बात को समझना जरूरी है कि आपको पॉजिटिव अटेंशन क्रिएट करना है, सो यू हैव टू अप्रिशिएट द चाइल्ड
और अप्रिशिएट द पीपल अराउंड यू। खाना अच्छा बना है तो उसको अप्रिशिएट करो, मेकअप अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करो। जो भी चीज आपको आसपास दिखाई देती है, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट। सो क्या होगा, उससे एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट होगा, वैक्यूम जो है वो घर के अंदर फील होगा। अब यहां पर यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे पास काउंसलिंग के लिए एक हस्बैंड और वाइफ आए थे, दोनों एक दूसरे को एक्यूज कर रहे थे। मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, डिवोर्स ले लो। तो मैं एक जस्ट साइकोलॉजिकल एक टेक्निक यूज किया, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन करके एक साइकोथेरेपिक टेक्निक है लोगोथेरेपी में का। तो बोले, वो शॉक हो गया, अरे वी डोंट वांट टू टेक डिवोर्स, दैट्स व्हाई वी हैव कम टू यू। वी डोंट वांट टू टेक डिवोर्स, यू नो, वी हैव कम टू यू, दैट्स द रीजन वी हैव कम टू यू। नाउ फिर मैंने क्या बोला कि दैट मीन्स देयर आर सम कनेक्टिंग फैक्टर्स in you, that's the reason you have come for counseling, can we talk about that? Then फिर मैंने उनको कहा कि आपको एक दूसरे को 3-3 पॉजिटिव स्ट्रोक्स देना है, अटेंशन देना है पॉजिटिव। तो पहले मैंने क्या देखा है कई केसेस में, इस केस में पहले निगेटिव ही अटेंशन दे रहे हैं। यहां पर देखिए, पॉजिटिव अटेंशन क्रिएट करना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पर फिर क्या होता है, वो पॉजिटिव अटेंशन देते हैं, हस्बैंड वाइफ को बोलता है तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर मैं हस्बैंड को बोलता हूं कि भाई ये आप मेरी तरफ देख के मत बोलो, आपके वाइफ की तरफ देख के बोलो, और ऐसे टीवी के ऊपर न्यूज दे रहे हैं वैसे मत बोलो, हैव सम फीलिंग इनटू इट, रियल जेन्युइन फीलिंग। तो वो जब तीनों एक दूसरे को पॉजिटिव स्ट्रोक्स देते हैं तो एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। इसलिए क्या है कि ये वैक्यूम जो है घरों में, घर में जितने भी लोग, पेरेंट्स को भी वैक्यूम आया है, बच्चों को भी आया है। तो इस दौर में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम सब एक दूसरे को पॉजिटिव स्ट्रोक्स दें। वो पॉजिटिव स्ट्रोक्स देने से हमारा जो वैक्यूम है वो फील हो सकता है। दूसरी चीज क्या है यहां पर आस्क फॉर पॉजिटिव स्ट्रोक्स, आस्क फॉर स्ट्रोक्स व्हेन यू वांट इट। अब देखिए ये क्या है, अब हमें लगता है कि देखिए क्या है कि अगर हमें लैक ऑफ अटेंशन क्रिएट हुआ है तो यू कैन आस्क फॉर द अटेंशन। आप आपके दोस्तों को फोन करके बात कर सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं, या वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर जो है आप आपके घर वालों को बता सकते हैं, उनके साथ कुछ गेम्स खेल सकते हैं। क्या होगा, यू विल गेट, अगर आप कुछ किया है उसके बारे में बताइए लोगों को, एंड लेट पीपल अप्रिशिएट यू, नथिंग रॉन्ग इन इट। सो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, अगर चुपचाप वैसा ही बैठा रहने से, अगर आपको जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वैसा ही बैठा रहेंगे आप, तो वैक्यूम में जाएंगे और निगेटिव अटेंशन इनवाइट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पर यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपको स्ट्रोक्स, तो यह आप करेंगे तो क्या होगा, आपका वैक्यूम। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम आप दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हैं अपना वैक्यूम फील करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि अभी हम स्ट्रोक डिप्राइवेशन स्टेट में है लॉकडाउन के कारण। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो चीज आपको चार्ज करती है, आपका मूड लिफ्ट करती है, बच्चों का मूड लिफ्ट करती है, बच्चों को चार्ज करती है, उस चीज को आइडेंटिफाई आपको करना है और वह कॉन्शियसली करना है। अब मैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं यहां पर, उनको एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को गाना गाना अच्छा लगता है? आप में से कितने लोगों को डांस करना अच्छा लगता है? शायद जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से काफी लोगों को यह लगता रहेगा, ऐसा मेरा अंदाजा है। फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तीसरा सवाल, आप में से कितने लोगों ने आज सवेरे से अब तक डांस किया है और गाना गाया है? अधिकतर केसेस में मैं क्या देखता हूं कि वो चीजें हम नहीं करते हैं, जो हमें पसंद है। सो अगर इफ वी डोंट डू थिंग्स विच वी लाइक एंड देन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइफ, यू नो, एंड वी डू थिंग्स विच वी डोंट लाइक मोर, एंड इफ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ कि अच्छा लगना चाहिए, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो इस चीज को समझना जरूरी है, कौन सी चीज से मूड लिफ्ट होता है मेरा। अभी घर के अंदर एक मैंने वॉलीबॉल ला के रखा है
और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास में दीवार है उसके ऊपर उसको टैप करता हूँ, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होता है। मैं जब कॉलेज में था तब वॉलीबॉल खेलता था। तो इसलिए आपको ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, जैसा मोबाइल का चार्जिंग हम रोज करते हैं, उसी तरह से हमारा जो स्ट्रोक का वैक्यूम है वो फिल करने के लिए, हमारा मूड लिफ्ट होने के लिए हमें रोज कॉन्शियसली कुछ चीजें करनी पड़ेगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और आपके मूड लिफ्टर कौन से है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे लड़की जो है उसको जब हम ऊनो खेलते हैं साथ में तो हर घर का हमारा मूड जो है वो एकदम लिफ्ट हो जाता है, चैलेंज हो जाता है, हमारा पूरा एकदम चेंज हो जाता है। या फिर उसे एक बीटीएस म्यूजिक पसंद है, वो सुनती है तो वो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। सो इंपॉर्टेंट है कि हमें यहां पर ये जो है इस चीज को समझना जरूरी है, क्या करने से आपका मूड लिफ्ट होता है। और हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। मैं साइकोलॉजी के बारे में जब कुछ पढ़ता हूं तो आहा क्या मजा आता है, मुझे मेरा मूड बहुत अच्छी तरह से लिफ्ट होता है। आपको क्या करने से मूड लिफ्ट होता है यह देखना जरूरी है। तो इस लॉकडाउन के कारण जो वैक्यूम आया है, एक जो खालीपन आया है, यह 3 मैंने स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज यहां पर शेयर किए, वो अगर आप करेंगे, तीनों में फिर से दोहराता हूं। गिव अ स्ट्रोक टू अदर्स, पॉजिटिव स्ट्रोक्स दो दूसरे को, अप्रिशिएट करो। आस्क फॉर द स्ट्रोक्स। एंड थर्ड, गिव अ स्ट्रोक टू योरसेल्फ। एवरी टाइम यू कैनॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर स्ट्रोक्स। सो यह बात को समझना जरूरी है। अब चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। कभी कभी क्या होता है, हमें अप्रिशिएशन मिलता है, जेन्युइन अप्रिशिएशन मिलता है, लेकिन क्या होता है समटाइम वी रिजेक्ट। सो डोंट रिजेक्ट पॉजिटिव स्ट्रोक्स, इस बात को समझना जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉलेज में जब था मैं, तब मुझे उसने बहुत हेल्प की थी। मैं जब एमबीए कर रहा था तो मैंने उससे बोला थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो उसने कहा अरे क्यों चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा रहे हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है अच्छी तरह से जेन्युइनली, तो यू अलाउ दैट टू सिप इन योर सिस्टम। क्योंकि देखिए यहां पर बच्चों का इंपॉर्टेंट है, बच्चों का वैक्यूम मैनेज करना यह तो इंपॉर्टेंट है ही, और पेरेंट्स को भी अपना वैक्यूम मैनेज करते आना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वैक्यूम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन, जिसे साइकोलॉजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर ट्रांसफर करेंगे आपका जो है। तो इसलिए आपको ये वैक्यूम मैनेज करना जरूरी है। सो डोंट रिजेक्ट पॉजिटिव स्ट्रोक। सो यह बातें हैं। एंड रिजेक्ट नेगेटिव स्ट्रोक। अगर कोई नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव स्ट्रोक, तो यू डोंट अलाउ दैट टू कम इनटू योर सिस्टम। तो यह करेंगे तो हम वैक्यूम को, ये लॉकडाउन के कारण जो खालीपन आया है, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सक पाएंगे। अब और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस लॉकडाउन पीरियड में स्क्रीन टाइम बढ़ा है। स्क्रीन टाइम, इंटरनेट का यूज काफी बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम, टीवी टाइम का यूज बढ़ा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे शेयर करूंगा स्क्रीन टाइम्स के रिलेटेड कि क्या है। देखिए नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन टाइम के रिलेटेड। अब क्या है देखिए, पहले तो यह एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट जरूरी है कि स्क्रीन टाइम जो है वह बच्चों का वैक्यूम जो है, स्ट्रोक डिप्राइवेशन आने के कारण वो स्क्रीन टाइम पे जो समय बिता रहे हैं वो वैक्यूम है। तो इन अ वे, टू सर्टन एक्सटेंट, इट इज एक्टिंग पॉजिटिवली, करेक्ट। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है देखिए, नॉर्मल जब था, जब लॉकडाउन नहीं था, तब बच्चे अगर एक्सेस स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी अगर वो कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा रिलैक्सेशन उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वैक्यूम फील कर रहा है। अब इसमें देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा स्क्रीन टाइम के ऊपर, स्क्रीन टाइम हो रहा है बच्चे का, तो फिर हम क्या करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसमें क्या है, कुछ साइकोथेरेपेटिक टेक्निक है।
बच्चे को इंपॉर्टेंट क्या है, द चाइल्ड हैज टू बाय द स्क्रीन टाइम। अब बोलोगे बाय द स्क्रीन टाइम ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये बिहेवियर थेरेपी नाम की एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, उसका एक कॉन्सेप्ट। आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे को 1 घंटा मोबाइल देखना है तो यू कैन टेल द चाइल्ड दैट आपको 5 मिनट आंख बंद करके अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है, ध्यान करना है। यू कैन टेल द चाइल्ड यू हैव टू रिलैक्स। तो क्या होगा देखिए, 3 बार करेंगे तो आपको 1 घंटा जो है वो स्क्रीन टाइम मिलेगा। यह मैंने एक आपको प्रातिनिधिक तौर पर एक एग्जांपल दिया। जो भी आपको बच्चे में डिजायरेबल बिहेवियर चाहिए, जैसे मैंने आपको लगता है कि क्या हो रहा है, देखिए बच्चे अभी इंपल्स कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इमीडिएट जो चाहिए वो तब चाहिए, तो उसके लिए इंपल्स कंट्रोल के लिए यह टेक्निक है 5 मिनट 3 टाइम। अगर आप उनको बोलोगे, आप आंख बंद करके बैठोगे और सांसों के ऊपर फोकस करोगे और रिलैक्सेशन करोगे, तो यू विल गेट 1 आवर मोबाइल टाइम या 1 आवर स्क्रीन टाइम। तो यहां पर क्या है, हम बच्चे में एक डिजायरेबल बिहेवियर शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से आपको जो डिजायरेबल बिहेवियर बच्चे में लगता है आपको शेप करने हैं या बच्चे में आने चाहिए, वो आप ले लीजिए और उसको स्क्रीन टाइम के साथ एसोसिएट कर दीजिए। तो क्या होगा, बच्चा चाहेगा कि अरे मुझे 1 घंटा या आधा घंटा मोबाइल मिले, तो फिर वो डिजायरेबल बिहेवियर डिस्प्ले करेगा। एक तरफ क्या होगा, वो इंपल्स कंट्रोल और हेल्दी हैबिट यहां पर सीख सकता है, और दूसरी तरफ क्या होगा, स्क्रीन टाइम उसे बाय करना पड़ेगा, मतलब उसे कुछ कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अगर आप एब्रप्टली अगर आप सडनली उसका मोबाइल और टीवी बंद कर दोगे तो बच्चा स्ट्रोक डिप्राइवेशन में चला जाएगा और वो निगेटिव अटेंशन इन्वाइट करेगा, टैंट्रम थ्रो करेगा। यह जो प्रोसेस है, कोई भी चेंज की प्रोसेस है, वह ग्रेजुअल होनी चाहिए। और हमें यह भी समझना चाहिए कि यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि केवल बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ा है क्या? तो नहीं, पेरेंट्स का और काफी जो बड़े लोग हैं उनका भी स्क्रीन टाइम बढ़ा है, क्योंकि उसमें से अटेंशन मिल रहा है। सो इंपॉर्टेंट चीज को यह समझना जरूरी है। लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं यहां पर, इस चीज को एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, और एक जो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पहले, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव देख रहा है, तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि व्हेन योर चाइल्ड गेट्स हुक्ड टू स्क्रीन टाइम, मोबाइल या टीवी को कभी वो ज्यादा आकर्षित है, तो तभी यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। वंस यू आइडेंटिफाई दैट, देन व्हाट यू हैव टू डू, यहां पर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, प्रोवाइड मोर अट्रैक्टिव ऑप्शन टू द चाइल्ड देन द मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से और ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन क्या है, आप मोबाइल फोन या टीवी, इससे और ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन क्या है, वह बच्चे को प्रोवाइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे को वो ऑप्शन सजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर लेट द चाइल्ड सिलेक्ट द ऑप्शन, नॉट द पेरेंट। अब एक सवाल पेरेंट्स के दिमाग में यह आएगा, अरे मोबाइल के अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो मैं आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अलावा क्या क्या कर सकते हैं। पेंटिंग है, मैजिकल ट्रिक्स। मेरे बच्ची के लिए मैंने तो पूरा मैजिक का पूरा शो लाया है, 2000 रुपीज खर्चा करके, जो मैजिकल ट्रिक्स दिखा सकती है अभी तो। फिर वर्कशॉप्स, डिफरेंट वर्कशॉप, ड्राइंग, क्राफ्ट, पेट्स, राइम्स, क्ले मॉडलिंग, हॉबीज, फिर प्लेइंग विद टॉयज, देन डिफरेंट क्लासेस, अभी ऑनलाइन क्लासेस है, जिम्नास्टिक्स ऑनलाइन आप कर सकते हैं, अंताक्षरी, प्लेइंग विद यूटेंसिल, कराओके सॉन्ग्स, नेचर वॉक अभी घर में ही करना पड़ेगा, लाइब्रेरी, प्लेइंग विद फ्रेंड्स और प्लेइंग विद द फैमिली मेंबर, कैरम, गोइंग फॉर एग्जीबिशन। मतलब अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। नेम प्लेस एनिमल थिंग, या गाने का जो हम खेलते हैं ये सॉन्ग्स का, वो रीडिंग बुक्स, प्लेइंग कार्ड्स, फिर स्केटिंग, गार्डनिंग, ऊनो नाम का गेम है जो हमारे घर में काफी इफेक्टिव साबित हुआ है।
फिर स्विमिंग अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर जो जो पॉसिबल है। सो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, मैंने पिछले वर्ष मालेगांव में एक प्रोग्राम लिया था मोबाइल एडिक्शन के ऊपर। मैं डॉक्टर्स के लिए भी प्रोग्राम लेता हूं ऑल ओवर इंडिया में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर। यूट्यूब में भी मेरे 2 वीडियो है मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन को कैसे डील करें उसके ऊपर। तो मालेगांव में मुझे बच्चों ने कम से कम 100 ऑप्शंस बताए अपार्ट फ्रॉम मोबाइल, और सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो इंपॉर्टेंट है आप बच्चों को समझना कि कौन से अट्रैक्टिव ऑप्शन है बच्चे को, और आपको प्रोवाइड करके रेडी रखना। एंड लेट द चाइल्ड सिलेक्ट दिस ऑप्शन, नॉट द पेरेंट। यू डोंट डिसाइड फॉर द चाइल्ड व्हाट इज राइट फॉर द चाइल्ड, उसके किसको किसका मूड। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सी मैं साइकोथेरेपिस्ट, इफ आई चूज आई विल बी साइको द रेपिस्ट। इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए क्योंकि बच्चे को ऑप्शन, तो इसलिए क्या होगा, तो बच्चे का जो अटेंशन है वह चैनलाइज होगा। तो यह एक टेक्निक है जिसके कारण आप स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे का है। और ये इसमें अलग अलग बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द। कुछ सवाल है? नहीं, यू कैन टाइप दैट एंड यू कैन सेंड। अभी तो हम और बात करने वाले हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हम पेरेंट जो है वह अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि वी एज अ पेरेंट, वो आगे है या पीछे है दिस स्लाइड्स, द बिलीव्स पीछे। ओके, सो वी एज अ पेरेंट वी आर द रोल मॉडल फॉर आवर चाइल्ड। सो इंपॉर्टेंट यह समझना जरूरी है। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पुअर सिग्नल के कारण बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट रोल मॉडल होना इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है देखिए, अगर पेरेंट्स का ही बहुत एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है और अपने वो स्क्रीन टाइम को अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब देखिए, कबीर दास यहां पर कहते हैं, पंडित और मशालची दोनों सुलझे नाई, औरन को करे चांदना और आप अंधेरे माही। पंडित जो दूसरे को रास्ता बताता है और मशालची जो दूसरे को उजियाला बताता है। लेकिन कबीर दास कहते हैं यह दूसरे को रास्ता बताते हैं लेकिन खुद अंधेरे में ही रहते हैं। इसलिए हम एज अ रोल मॉडल, हमारा बिहेवियर भी वैसा होना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कबीर दास कहते हैं करते नहीं, कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबाड़, लबाड़ यानी लबाड़ जिसे कहते हैं, मुंह के बड़े लबाड़, मुंह काला हो जाएगा साहिब के दरबार। तो इसलिए एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। नहीं तो देखिए क्या होता है, एक घर बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे हमें देख देख कर सीखते हैं, हमारा बिहेवियर देख देख कर सीखते हैं, ना कि हम जो बोल रहे हैं उससे सीखते हैं, उससे कम, और हम कैसा बर्ताव करते हैं उससे ज्यादा सीखते हैं। एक घर में ऐसा हुआ, अपने माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को लेकर समुद्र के पास गए। और क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, समुद्र में जो बालू होती है, मतलब जो मिट्टी होती है, उसमें एक बड़ा घर बनाया और उसके पास में एक छोटा घर बनाया। माँ बाप ने पूछा ये बड़ा घर किसके लिए? बच्चे ने कहा ये मेरे लिए, और ये छोटा घर ये आपके लिए। तो माँ बाप ने बोला कि तुम्हारे लिए बड़ा घर और मेरे लिए छोटा घर क्यों? तो बच्चे ने क्या कहा कि आपने भी आपके माँ बाप को ऐसे ही छोटे घर में रखा है ना, तो आप बूढ़ा होने के बाद, बड़ा होने के बाद आपका भी छोटा ही घर रहेगा, बड़ा घर मेरे लिए है। इसका मतलब क्या होता है, मंकी सीज मंकी डज। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, बच्चे जो है जो देखते हैं वही करते हैं। तो यहां पर वैल्यू सिस्टम जो है हमारी, वह बच्चे जो करेंगे या वही कॉपी करेंगे। जरूरी है पेरेंट्स
को जब कुछ प्रॉब्लम आता है, आती है, तो वो अगर बहुत रिएक्ट करते हैं तो बच्चे भी वो देख के रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंशियस होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बच्चे भी वही चीज कॉपी करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को यह जरूरी है कि अपने बिहेवियर को भी वह मैनेज करे। एक घर में ऐसा हुआ, एक पेरेंट्स जो थे वो अपने बच्चे को बता रहे थे, बेटा पंडित नेहरू जो है, बच्चा 4th स्टैंडर्ड में था, पंडित नेहरू जो है वो जब तुम्हारे उम्र के थे तब उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी। बच्चे ने पिताजी की तरफ देखा और कहा, पिताजी मुझे पता नहीं पंडित नेहरू मेरे उम्र के थे तब उनको स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं, लेकिन जब वो आपके उम्र के थे तब प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इंपॉर्टेंट इस चीज को समझना कि पेरेंट एज अ रोल मॉडल होना जरूरी है। एक घर में मैंने देखा, कुछ सवाल है? One question. What is the right way to say no to 2.5-year-old child as a saying not to make him stubborn? सो यहाँ पर देखिए, बिहेवियरिज्म में इंपॉर्टेंट चीजें यह है कि रिवॉर्ड डिजायरेबल बिहेवियर इमीडिएटली। अगर आप कोई भी बच्चे का डिजायरेबल बिहेवियर यानी हेल्दी बिहेवियर देखते हो तो आप उसको रिवॉर्ड कीजिए। यू जस्ट रिवॉर्ड दैट डिजायरेबल बिहेवियर एंड डू नॉट रिवॉर्ड अनडिजायरेबल बिहेवियर। मतलब क्या? अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। बच्चा है, समझो आप बाहर गए हैं और बच्चा मांग रहा है, बोल रहा है आइसक्रीम। आपने बोला नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलेगा। फिर बच्चा बोलता है आइसक्रीम, फिर वो थोड़ा और ज्यादा स्क्रीम करने लगता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, फिर बच्चा रोने लगता है, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, फिर बच्चा उधर ही बैठ जाता है। फिर पेरेंट्स, देखिए अभी यहां पर 3-4 बार ना बोला है बच्चे ने, लेकिन 5वीं बार क्या होता है, जब वो बहुत ज्यादा स्क्रीम कर रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे, और फिर बोलता है ओके बेटा टेक आइसक्रीम। अब क्या हुआ, ना को हा में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर फिर बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि जब भी मुझे कोई चीज चाहिए तो फिर मुझे इस तरह से अगर मैंने स्क्रीम किया तो मुझे वो चीज मिलेगी। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th गियर में नहीं जाता, डायरेक्ट 5th गियर ही डालता है। तो इस चीज को समझना। तो इफ यू रिवॉर्ड अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये बच्चे का जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है विच यू थिंक, देन व्हाट विल हैपन, दैट विल बिकम पैटर्न एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट टू, उसको फिर डिफिकल्ट होगा बाद में मैनेज करना। तो इसलिए अगर आप ना बोल रहे हैं तो कौन है, अगर आप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर आप ना बोल रहे हैं तो बी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहे, आपके पैटर्न्स में बच्चे के साथ डील करने में कंसिस्टेंट रहे। नहीं तो क्या होता है, मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा। एक घर में ऐसा हुआ, एक का बच्चा जो है वह, मां बैठी है, उसने क्या किया, मां का पल्लू खींचा। मां ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे की तरफ देख के हंसा। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा गया, फिर क्या किया, बच्चे ने क्या किया, वो जो पल्लू है वो पल्लू को फिर से खींचा। फिर मां ने क्या किया, उसके ऊपर बहुत गुस्सा किया। अब देखिए, बच्चे का पल्लू खींचना, मां का पल्लू खींचना, यह बिहेवियर सेम है, लेकिन मां का जो रिस्पॉन्स है वो इनकंसिस्टेंट है। जब मां हंस रही है तो इनडायरेक्टली उसी बिहेवियर को वो रिवॉर्ड है, और जब मां उसको उसी बिहेवियर के लिए कर रही है तो बच्चे में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको पहले इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड, यह आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है। आपका बच्चे को रिवॉर्ड करने का या डील करने का पैटर्न कंसिस्टेंट चाहिए। कई घरों में होता है कि माँ का अलग सिस्टम होता है मैनेज करने का, पेरेंट्स का अलग होता है। आदर्श परिस्थिति तो नहीं हो सकती है, लेकिन यह इनकंसिस्टेंसी के कारण बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए यह बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिए, और कुछ सवाल है?
Would you please also share tips on how we could work with kids on the screen time? सो ऑलरेडी मैंने टिप्स जो है वो बताई है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज कर सकते हैं कि आप क्या बच्चा देख रहा है, जस्ट रादर देन गिविंग मोबाइल इन द चाइल्ड्स हैंड, यू कैन सिलेक्ट मोबाइल नाइफ। मोबाइल छुरी की तरह है, जैसा वो चाकू का छुरी का उपयोग डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए कर सकता है, उसी तरह से कोई व्यक्ति उसको खून करने के लिए भी कर सकता है। सो सेम वे हाउ यू आर यूजिंग इट, टेक्नोलॉजी है आज। तो इसलिए आप बच्चे को आप अगर कुछ इसमें आप खुद उसके साथ रहेंगे, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम या कुछ मोटिवेशनल चीजें आप उसको करेंगे जिसमें कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर उसमें, तो then what is going to happen, this is one of the tip, this is very important। और दूसरा देखिए और क्या एक टिप है और एक इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, बच्चे एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, काफी बच्चों के आंखों के ऊपर असर हो रहा है, नेक के ऊपर असर हो रहा है और बैक के ऊपर असर हो रहा है। तो आप बच्चों को कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं। आंखों के लिए पानी है, फिर आंख बंद करना है, आंखों के ऊपर पानी, ठंडा पानी, आई वॉश कप से आंखों को धोना, यह एक कर सकते हैं। या बच्चों को आप कुछ बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। एक सिंपल है, इस तरह से है, इस तरह से है और इस तरह से करेंगे तो ये नेक के ऊपर जो आने वाला जो प्रेशर है वो कम होगा। बैकवर्ड बेंडिंग में कुछ योगा अभ्यास के कुछ आसन है, जैसे भुजंग आसन है, धनुरासन है, मार्जरासन है, ऐसे कुछ आसन है जो, अगर आप शलभासन है, ऐसे कुछ एक्सरसाइज है। सो आप करेंगे तो क्या होगा, स्क्रीन टाइम से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर होने वाला असर है वो कम होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपको वो अट्रैक्टिव ऑप्शन फाइंड आउट करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन टाइम के बजाय, और वो आप करेंगे तो आपके बच्चे के स्क्रीन टाइम को आप तो कुछ हद तक रिड्यूस कर पाएंगे। अब इसके सिलसिले में YouTube में भी हमारे 2 वीडियोस है, आप भी देख सकते हैं। वो दोनों वीडियो 1-1 घंटे के हैं, 1-1 डेढ़ घंटे के हैं, दैट यू कैन सी, दैट विल गिव यू मोर आइडिया। यस, एनी अदर क्वेश्चन इज देयर? Yes, suppose if your child starts comparing with you at all times, like for doing exercise, studying, everything. So then what to do? Yeah. हाँ, सो देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह समझना कि बच्चा कहाँ से सीखता है। बच्चा जो है वो पेरेंट्स के बिलीफ सिस्टम बच्चे के अंदर, या बिलीफ्स जो होते हैं वो पेरेंट्स को देख देख के बच्चे के अंदर वो आते हैं। तो एज अ पेरेंट अगर आपने पास्ट में बच्चे के साथ कंपैरिजन किया है तो वह पैटर्न उसके अंदर आने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी होती है, एंड वो सेम पैटर्न जो है वो आगे दोहराता है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे कंपैरिजन के बारे में कुछ पोएम्स की लाइन याद रख गई। मैं यहाँ पर वो मराठी में है, सो जो उनको मराठी नहीं समझता है प्लीज एक्सक्यूज मी, बट मैं वो मराठी में बहुत अच्छी है कंपैरिजन के बारे में। मोर धुंद नाचतो म्हणून आपण का सुन्न व्हायचं, कोकिळ सुंदर गातो म्हणून आपण का खिन्न व्हायचं, तुलना करीत बसायचं नसतं ग, प्रत्येकाचं वेगळेपण असतं ग, प्रत्येकाच्या आत एक फुलणारं फुल असतं, प्रत्येकाच्या आत एक खेळणारं मूल असतं, फुलणाऱ्या या फुलासाठी, खेळणाऱ्या या मुलासाठी दारूघड दारूघड, चिवतई चिवतई दारूघड। सो डोंट कंपेयर। सो इंपॉर्टेंट, अगर बच्चा है तो इंपॉर्टेंट है कि आपको 4 स्टाइल है, 4 तरीके से आप अलग अलग वेज है। एक फॉर्म, दूसरा तरीका है काइंड एंड काइंड, तीसरा है फॉर्म एंड काइंड, और चौथा है काइंड एंड फॉर्म। अब यहां पर चौथा वाला जो तरीका काइंड एंड फॉर्म मतलब कि अगर आपके साथ बच्चा कंपेयर करता है, सो फर्स्ट आप उसके साथ एम्पथाइज करो। हमने देखा ऑलरेडी एम्पथाइज क्या है करना। एम्पथाइज करने के बाद भावनाओं को उस बच्चे के समझो,
और बाद में फिर आप फर्म रहो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उस कम्युनिकेशन के ऊपर आप फर्म रहो। जब आप कम्युनिकेट बच्चे के साथ करोगे तो आपको यहां पर एक फर्क करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, कि योर चाइल्ड एंड बिहेवियर आर डिफरेंट। Your child behavior is not equal to your child's particular behavior is not equal to your entire child. इस चीज को समझना। मैं आपको एक एग्जांपल से आपको इस चीज को समझाना चाहूंगा। से छोटा बच्चा है, घर के अंदर मेहमान आते हैं, तो बच्चा क्या बोलता है, मैं पानी का ग्लास लेके जाता हूँ। पेरेंट्स बोलते नहीं बेटा, वो गिर जाएगा, फूट जाएगा या टूट जाएगा, अभी तुम छोटे हो। अब देखिए यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट बच्चा बोलते हैं नहीं मैं करता हूं। तो फिर बच्चा क्या करता है, वो ग्लास लेता है और बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि वो ग्लास गिर जाता है। गिरते ही पेरेंट्स क्या करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट, मेनी पेरेंट्स दे डोंट टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। बिहेवियर के बारे में नहीं, वो बच्चे के पर्सनैलिटी के ऊपर ही हमला करते हैं। क्या है, तुम्हें गधा है, समझता नहीं है, अकल नहीं है, तुम्हें इतनी चीज पकड़ के नहीं आती है, मैंने तुम्हें बोला था ना। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बच्चे के पर्सनैलिटी के ऊपर हमला हो रहा है। उसका बिहेवियर क्या गलती हुई है उससे, कि उससे वो पानी गिर गया है, या बिहेवियर इज अ प्रॉब्लम। सो उस बिहेवियर के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है, नॉट द एंटायर पर्सन। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो है वो बिहेवियर को ही कंडेम या बिहेवियर को नहीं क्रिटिसाइज करते हैं, व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते हैं। और अगर गलती होती है तो पेरेंट्स उस गलती को कई बार मिस्टेक नहीं समझते हैं, क्राइम समझते हैं, और इस क्राइम को बच्चे को बहुत ज्यादा सीवियर पनिशमेंट करते हैं। सो ट्रीट मिस्टेक एज अ मिस्टेक, डोंट ट्रीट मिस्टेक एज अ क्राइम। और आप अगर बच्चे को प्रेज भी कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं बच्चे की, तो यू टॉक अबाउट द बिहेवियर। जो बिहेवियर उसने सही किया है, उस बिहेवियर को आप अप्रिशिएट करें, ना कि द एंटायर पर्सन। यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय, सो इट्स अ जनरल। सो आपने आज झाड़ू लगाया घर में, दैट इज रियली गुड। यू हैव बी स्पेसिफिक। या क्रिटिसाइज करना है या तो यू टॉक। तो यहां पर क्या है, बच्चे ने पानी गिराया है, तो एक बिहेवियर थेरेपी में एक टेक्निक है रेस्टिट्यूशन नाम का। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चे को कि ओके चलो आपने गिराया है तो आप क्लीन करो उसे। सो लेट द चाइल्ड क्लीन दैट करने का। तो बच्चा बोलेगा, और अगर बच्चे को लगता है यार चलो नाचना है उसके ऊपर, चलो नाचो। सो मेक इट फन, और तो बच्चे को क्लीन भी करने लगा। तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, यू आर नॉट ओनली, एंड देन यू कैन टेल द चाइल्ड आफ्टर दैट इंसिडेंट गेट ओवर, नेक्स्ट टाइम अगर समझो, नेक्स्ट टाइम यू बी केयरफुल अबाउट दैट। सो यहां पर क्या हो रहा है कि यू आर करेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। सो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सो जो भी आप जब भी आप कोई चीज करना चाहो तो यहां पर अब क्या है देखिए, अब बच्चे को डील करते समय हमें डिसिप्लिन और इनडिसिप्लिन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। 100% डिसिप्लिन यहां पर पॉसिबल नहीं है। और बच्चे जो होते हैं घर में क्या कर देते हैं, चीजें जरा उसको कहते हैं कि काफी सारा अनटाइडीनेस करते हैं। तो हमें यह भी समझना जरूरी है कि वो अनटाइडीनेस कुछ हद तक करना या उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप टोटली परफेक्ट या टोटली ये करेंगे तो देन यू आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड। तो उसको समझना बहुत है। कुछ सवाल है? Yes. How to achieve zero screen time? So, see, that is Why not... to say no for cartoons? What are the side effects of cartoons? ये भी एक क्वेश्चन है। एक मिनट, एक क्वेश्चन we will take. So now you know, zero screen time is a myth. It's not possible because see, वह हमारे पास है, हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा. We are into it now. So इस चीज को समझना जरूरी है. We can reduce the screen time. यहाँ पर आप कुछ चीजें कर सकते हैं जिसे जैसे हमने जिसे कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक. स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल का डेटा है वो ऑफ करके रख सकते हैं, मोबाइल ऑफ करके रख सकते हैं, या नो मोबाइल ऑन जहां पर आप बेडरूम के अंदर नहीं अलाउड करना है या फिर डाइनिंग टेबल पे नहीं करना है,
these things you can do it, but यहाँ पर एक समझना जरूरी है, जीरो स्क्रीन टाइम इज विल नॉट बी पॉसिबल, विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. हाँ, कुछ पेरेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम उसमें है ऑलरेडी. सो और देखिए इसमें क्या है, देखिए कार्टून्स के बारे में एक सवाल है. यहाँ पर एक समझना जरूरी है कि वो वर्चुअल रियलिटी है. टीवी जो है वो वर्चुअल रियलिटी है. मैं आपको एक अलग एग्जांपल देना चाहूंगा वर्चुअल रियलिटी का इम्पैक्ट कितना हो रहा है. बच्चों का तो छोड़िए, बड़ों के ऊपर कितना हो रहा है इम्पैक्ट. बच्चों के बारे में तो मैं बात कर रहा ही रहा हूं. या छाछ भी कभी दही थी, उस वो तुलसी मिनिस्टर है अभी भारत में. उस तुलसी के पति का डेथ हो गया उस सीरियल में, तो तभी भारत के लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को दुख हुआ था. ऐसे उनको लगा कि हमारे घर में का कोई गया है. फिर उस सीरियल में उसको फिर से जिंदा करना पड़ा. सो मैं जो आपको जो जानना चाहते हैं कि कार्टून का इम्पैक्ट क्या होता है, उनके लिए यह एक एग्जाम्पल है कि वर्चुअल रियलिटी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है. अगर बच्चे एग्रेसिव सीन को एक्सपोज होते हैं टीवी के ऊपर, कार्टून्स में या फिल्मों में, तो उनमें एग्रेशन बढ़ सकता है या बढ़ता है. और भी एक चीज है यहाँ पर, यह चीज को समझना जरूरी है कि जो एग्रेशन बढ़ता है, और इतना ही नहीं, उनमें इनसेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, क्योंकि वो वायलेंस उनके लिए फिर नॉर्मल हो जाता है. एक अल्बर्ट बंडूरा नाम के एक बड़े मनोवैज्ञानिक थे. उन्होंने सोशल लर्निंग थियोरी साइकोलॉजी में निकाली है. उन्होंने एक बेबो डॉल का एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को, एक ग्रुप ऑफ बच्चे को क्या दिखाया कि एक डॉल दिखाई, और उस डॉल के साथ एक मॉडल था, और उस मॉडल एक औरत गई उस डॉल के कमरे में, और उस डॉल को पंच करने लग गई, बॉक्सिंग करने लग गई. ये सब एक ग्रुप ऑफ बच्चे को दिखाया, और दूसरे ग्रुप ऑफ बच्चे को केवल वो डॉल और वो औरत दिखाई गई. अब उन्होंने फिर क्या किया, उन बच्चों को उसी रूम में छोड़ा जहां पर वो डॉल थी. जिन बच्चों ने वो किक करते हुए देखा था, उन्होंने वो किक करना शुरू किया. नए नए तरीके ढूंढे किक के, हैमर लिया, उसको और मारा. मतलब क्या हुआ, उन्होंने एग्रेशन देखा तो उनके अंदर एग्रेशन बढ़ा, और जिन्होंने नहीं देखा था उनका बिहेवियर वैसा नहीं था. लेकिन क्या हुआ, इन बच्चों को देखकर उनके ऊपर भी उसका असर होने लग गया. सो इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए यहां पर कि अगर हम जो वर्चुअल रियलिटी है उसका असर हमारे ऊपर होता है. और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं फिर, कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा या पढ़ाई नहीं करूंगा अगर मुझे कार्टून नहीं दिखाओगे तो. यहां पर अगेन जो मैंने आपको बिहेवियर थेरेपी के कुछ बताए थे कि डू नॉट desirable behavior. If you reward undesirable behavior, then that will become pattern. रहना और फर्म रहना इंपॉर्टेंट है. अगर समझो बच्चा बोल रहा है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा या पढ़ाई नहीं करूंगा अगर मुझे आप कार्टून नहीं दिखाओ, खाना ही नहीं खाऊंगा. आप एम्पैथी कैसे यूज कर सकते हैं, हाँ मुझे पता है तुम्हें कार्टून देखना कितना अच्छा लगता है, एंड यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द कार्टून, और मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैंने देखा है तुम्हें, यू लाइक कार्टून्स, और कितने इंटरेस्ट से देखते, पता है कि यस माय पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग माय इमोशंस. आप एक बार उसके साथ कनेक्ट कर पाए, देन आप जो कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, अगर आप वो कम्युनिकेट करोगे तो फिर यह आप जो कह रहे हैं वो सुनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. अब क्या है, और कुछ सवाल है? हाउ टू टीच द चाइल्ड टू प्ले बाय himself or herself while working hours, when both parents are working at home, especially during meeting hours. तो इसका जो जवाब है, मैंने ऑलरेडी स्ट्रोक्स के बारे में जब मैं बात कर रहा था, अटेंशन के बारे में, तब यह जो कुछ बातें बताई, आई थिंक एप्लीकेबल ओवर हियर, कि अटेंशन को कैसे जनरेट करना है. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो फिर इसमें आपको यह जो है वो पॉसिबल हो सकता है मैनेज करना. और कुछ सवाल है या फिर मेरे पास कुछ बातें हैं? One question is there, like when lockdown is lifted, that time during that transition phase,
how to take the child also out so that he will feel okay. So Yeah. यस, सो क्या है कि देखिए जब लॉकडाउन होगा तो हमने देखा है कि काफी लोग क्या हो सकते हैं, ओवर एक्साइट हो सकते हैं लॉकडाउन अगर खत्म हो गया तो तभी हमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। तभी हमें कूल सिस्टम होती है हमारे माइंड में, उससे फंक्शन करना है। हम क्या होता है, जब भी हम ज्यादा भावुक होते हैं, एक्साइट होते हैं, तब हमारा भावना का मन हमारे विचारों के मन को पीछे धकेल देता है और हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। यह कोरोना नाम का जो प्रॉब्लम है अगले कुछ महीनों तक हमारे साथ में रहने वाला है। तब हमें पूरा प्रोटेक्शन करके, केयर करके ही हमें ग्रेजुअली सोशल कांटेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो वह ग्रेजुअल तैयारी करना बच्चों की यह बहुत इंपॉर्टेंट है इस पीरियड में। और आई थिंक राइट, यस। दूसरा कुछ क्वेश्चन है? और एक कुछ चीजें हैं, देखिए कई बार जब हम बच्चों को डील करते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देयर इज नो आइडियल चाइल्ड। आदर्श बालक नहीं है, आदर्श पत्नी नहीं है, आदर्श पति नहीं है, आदर्श मां नहीं है, आदर्श बाप नहीं है। आदर्श यानी आइडियल चाइल्ड नहीं। आइडियल चाइल्ड कैसा होता है, आदर्श बच्चा कैसा होता है, बराबर सवेरे 5-6 बजे उठता है नींद से, फिर बराबर से आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, फिर बराबर से जो विटामिन जो न्यूट्रिशियस खाना है वो खाता है। फिर आइडियल बच्चा कैसा होता है, जंक फूड बिल्कुल नहीं मांगता है। आइडियल बच्चा कैसा होता है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर टाइम नहीं बिताता है, टीवी नहीं देखता है, मोबाइल नहीं देखता है। आइडियल बच्चा कैसा होता है, जो बराबर से स्कूल में जाता है, बराबर से होमवर्क करता है, रिवीजन करता है, रात में बराबर से समय पर सोने के लिए जाता है। और भी काफी मैं इसके बारे में बात कर सकता हूं। तो ऐसा आदर्श बच्चा, ऐसा आइडियल बच्चा इस धरती के ऊपर अस्तित्व में नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स के दिमाग में वो आइडियलिज्म होता है और फिर वो क्या होता है, हम लोग सब वी आर ऑल इम्परफेक्ट, इनकम्प्लीट ह्यूमन बीइंग। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो जिनको लगता है कि हमारा बच्चा आइडियल होना चाहिए, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूं, जब आप छोटे थे और आप बच्चे थे तब आप कैसे थे? तो अनदेखा कर देते हैं, भुला देते हैं और आदर्शवाद बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। अब यहां पर क्या है, देखिए तो वो प्लानिंग होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें रिजिड प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ हद तक फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, अगर बच्चे ने हमेशा मेरे मन के जैसा, अगर ऐसा बिलीव, तो सो इंपॉर्टेंट है, समटाइम योर चाइल्ड विल नॉट बिहेव ऑल द टाइम यू नो द वे यू वांट। इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। One question is there, how to deal with narcissists? सो ये जो सवाल है सी नार्सिसिस्टिक अगर पेरेंट्स है, नार्सिज्म में क्या होता है, वो नार्सिस्ट जो होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उनमें एम्पैथी नाम की चीज होती ही नहीं है। दे डोंट हैव एम्पैथी, दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ, दे एक्सप्लॉइट अदर्स। नार्सिस्ट जो होते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली दे एक्सप्लॉइट अदर्स, दे चीट देयर पार्टनर्स। कुछ नार्सिस्ट जो होते हैं तो ये जो है, और ये नार्सिस्ट को काउंसलिंग करके कुछ होता नहीं है। नार्सिस्ट लोगों में हिडन लेवल पर डिप्रेशन भी होता है। तो यह जो नार्सिस्ट है, इंपॉर्टेंट है कि आप जितना कम से कम उनके साथ कांटेक्ट रखो, दैट इज बेटर। नो कांटेक्ट इज बेटर पॉलिसी विथ नार्सिस्ट, क्योंकि मैंने कुछ नार्सिस्ट लोगों को काउंसलिंग भी किया है, नार्सिस्ट जो है। सो या अगर आप रहते हो तो देन यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोटेक्ट, यू नीड टू सेफगार्ड योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट सॉफ्ट कॉर्नर और एम्पैथी फ्रॉम नार्सिस्ट। आप अगर आप नार्सिस्ट के साथ रह रहे हो तो नार्सिस्ट आपको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको क्या है कि डिपेंडेंसी कम से कम रखनी है। यू नीड टू फाइनेंशियली, एजुकेशनली आपको इंडिपेंडेंट आप बनेंगे। जितना डिपेंडेंसी नार्सिस्ट के ऊपर कम रखेंगे, उतना आप जो है उस नार्सिस्ट
पेरेंट को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। अगर आपने आपका रिमोट कंट्रोल नार्सिसिस्ट के हाथ में दिया तो फिर आपको बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ सकती है। नार्सिसिस्ट को वही चाहिए होता है। और कुछ सवाल है? नहीं। एक कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं पेरेंट्स के माइंड में। कुछ पेरेंट्स को क्या लगता है, चिल्ड्रन मस्ट नॉट क्वेश्चन और डिसएग्री विद देयर पेरेंट्स। अभी दिस इज इरेशनल बिलीफ। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, समटाइम दे शो डिसएग्रीमेंट। कई बच्चे पूछते हैं मैं कहां से आ गया या भगवान किधर होता है, तो पेरेंट्स अगर बोलेंगे चुप, डोंट क्वेश्चन, तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो यू हैव टू आंसर योर चाइल्ड के जो क्वेश्चन है, जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाना। क्यूरियोसिटी क्या होगा, लॉजिकल मैनर। तो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है कि चिल्ड्रन शुड बी काम फर्स्ट एंड देन एडल्ट सेकंड या पेरेंट्स सेकंड। आप तो आपको लगता है कि चाइल्ड के इमोशन को पहले पेरेंट्स को, लेकिन ये उल्टा है। देखिए क्यों। आपको अगर कोई पेरेंट्स को, बच्चे को मान लीजिए मार्क्स कम आ गए या बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया है, अब पेरेंट्स एज अ पेरेंट आपको गुस्सा आ गया और आपने पीट दिया बच्चे को या बहुत कुछ बोल दिया, तो यहां पर देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। एज अ पेरेंट आपका जो गुस्सा है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, एंड देन प्रॉब्लम नंबर 2, बच्चे को मार्क्स कम मिले हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 1 को पहले मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर बच्चे को मार्क्स कम मिले हैं और आपको गुस्सा आ गया और आप टेंट्रम उसके ऊपर आपका निकाल रहे हैं, उसको आप मार रहे हैं, तो क्या होगा कि बच्चे को हेल्प करने के बजाय यू विल डैमेज द चाइल्ड। 5 साल तक, 6 साल तक बच्चे की बेसिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनमें थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, कंडीशनिंग होता है और प्रोग्रामिंग होता है। तो इसलिए पेरेंट्स को वहां पर केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो ये काफी सारी चीजें हैं हम बात कर रहे थे। और कुछ सवाल है? Yes. What if child compares every time with parent? So how to counsel children? So we have already answered this question. मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि वो बच्चा जो है वो सीखता है और पेरेंट्स को देख के, और यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। असर्टिवनेस यहाँ पर बच्चे के साथ। सो दैट्स इट। और कुछ सवाल है पेरेंटिंग का? तो इसमें काफी सारी चीजें हमने कवर करने। आपको सवाल है तो आप